हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं 14 नवंबर के करंट अफेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है गाइस। उत्तराखंड के साथ साथ चाहे वो यूपीएससी हो या उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, किसी भी एक कमीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। तो इनको आप डेली बेसिस पर कवर करते रहिएगा। कोई भी आपका डाउट आता है, फीडबैक है, सेशन है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ साथ बताना चाहूँगा गाइस कि जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम के लिए, यानी कि कनिष्ठ सहायक के एग्जाम के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आर सचिवालय का भी फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है, तो ये दोनों प्राइम बैचेस चल रहे हैं इस टाइम पे। आप इन दोनों बैचेस में से किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सभी कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, फुल गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है, जिससे कि आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएँ। एफआरओ मेंस की मिनी टेस्ट सीरीज चल रही है और पटवारी लेखपाल एग्जाम के लिए, फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल रही है रेगुलर बेसिस पे, डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस चल रही है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी कोर्सेज में एनरोल करने के लिए 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर न्यूज़ है कि सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस बनाई गई हैं, संविधान पीठ बनाई गई है। और वो संविधान पीठ किस किस इशू पे बनाई गई है वो देख लेते हैं। कई सारे सेंसिटिव इशू हैं, जैसे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2019 में लाया गया, उसकी वैलिडिटी देखेंगे, कि उसकी वैधता देखेंगे कि वो सही है या नहीं है। भोपाल गैस ट्रेजेडी के जो विक्टिम्स हैं, यानी उसके जो पीड़ित लोग हैं, उनका कंपनसेशन बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, उसके ऊपर बात की जाएगी। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा, यानी कि जो ईडब्ल्यूएस का कोटा है, उसकी क्या कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है संविधान में, अगर हम देखें तो क्या वो सही है नहीं है, उसके ऊपर बात की जा रही है। जल्लीकट्टू के ऊपर बात की जा रही है कि कल्चरल राइट है या नहीं है। महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, दिल्ली सरकार एलजी के बीच में जो दिक्कत चलती है, उसके बाद मुस्लिम्स को एज अ सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटी डिक्लेयर करना है नहीं करना, ये बात चल रही है। सेटिंग ऑफ रीजनल बेंचेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट की अभी एक ही बेंच है, एक ही जगह सुप्रीम कोर्ट बैठती है, दिल्ली में। तो क्या जो पूरा इतना बड़ा भारत है, सभी लोगों को मान लेते हैं, तमिलनाडु के किसी व्यक्ति को केस लड़ना है तो उसको ऑल अराउंड दिल्ली तक आना पड़ता है केस को सुनवाई करने के लिए, जो कि उसके लिए बहुत ही मुश्किल काम है। तो लोगों के द्वारा ये डिमांड की जा रही है, जिस तरह से भारत में इतना विशाल देश है, 4-5 अलग अलग जगहों पे हम जोन्स बना सकते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल, नॉर्थ ईस्ट जोन करके, जैसे कि रेलवे के जोन है, इसी तरह से इसके जोन बन सकते हैं, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस बैठ के काम करेंगी। फिर पॉलीगैमी पे चैलेंज है, बोहरा कम्युनिटी के राइट्स पे है। तो कई सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर डिस्कस किया जाना जरूरी है। ये कुछ ऐसे केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट के लिए हॉट बेड केसेस हैं, बहुत ज़्यादा गर्म केसेस हैं, जिस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट जिससे डील कर रहा है या आगे करेगा। नेक्स्ट आता है, अडानी ग्रुप ने बिड जीत ली है, टेंडर पे बिड जीती है धारावी के जो स्लम्स को, मुंबई का जो धारावी स्लम्स हैं, दुनिया के, एशिया के बहुत बड़े स्लम्स में से आता है, उसको सही करने का। अडानी ग्रुप हैज़ वन द बिड टू रीडेवलप धारावी, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट स्लम क्लस्टर्स हैं दुनिया का, पूरी दुनिया में बहुत बड़े जो स्लम्स हैं उनमें से एक है, विद एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹5,000 करोड़। तो 5,000 करोड़ रुपए का इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगेगा। पहले डीएलएफ ने 2,000 करोड़ रुपए की बिड लगाई थी, उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर जो अडानी ग्रुप है उसने बिड लगाई है। द बिड बाय द अडानी ग्रुप इज़ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द 20,000 करोड़ प्रोजेक्ट। 20,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, उसके अंदर जो 5,000 करोड़ रुपए हैं तो इनिशियल अमाउंट है। और बिड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, कंपनी विल हैव टू फॉर्म अ स्पेशल पर्पस व्हीकल, कंपनी को एक एसपीवी बनाना पड़ेगा, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाना पड़ेगा, एक ऐसी कंपनी बनानी पड़ेगी जो सिर्फ और सिर्फ धारावी स्लम्स को रीडेवलप करने के लिए बनेगी।
इसके बाद 20% इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा बिफोर साइनिंग द डेवलपमेंट एग्रीमेंट, और एक एडिशनल 20% आपको सबमिट करना पड़ेगा इंटीग्रेटेड मास्टर प्लान के रूप में। नेक्स्ट सिंगापुर से न्यूज़ आ रही है कि सिंगापुर ने गे सेक्स पे जो बैन था उसको हटा दिया है। ब्लॉक्स मैरिटल इक्वालिटी फॉर LGBTQ पीपल। सिंगापुर के पार्लियामेंट ने डीक्रिमिनलाइज कर दिया है पहली बात तो होमोसेक्सुअलिटी को। जिस प्रकार से सेक्शन 377 भारत में होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज किया गया 2018 के अंदर भारत के अंदर, नवतोष सिंह जोहर जो एक जजमेंट था उसमें इसी प्रकार से सिंगापुर में भी डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है होमोसेक्सुअलिटी को। लेकिन उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दिया है बोस्टिंग द एग्जिस्टिंग डेफिनेशन ऑफ मैरिज एज बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन। लेकिन उनका कहना यह है कि शादी का मतलब सिर्फ एक पुरुष और एक महिला के बीच में ही होगी, क्लोजिंग द डोर ऑन इक्वल मैरिटल राइट्स फॉर LGBTQ पीपल। लेकिन सिंगापुर ने जो LGBTQ समुदाय के जो लोग हैं जैसे कि लेस्बियन है, गे है, ट्रांसजेंडर हैं, क्वियर जो लोग हैं, वो अगर सेम सेक्स में शादी करना चाह रहे हैं कि मेल मेल से शादी करना चाह रहा है, फीमेल फीमेल से शादी करना चाह रहा है, तो उस पर पूर्णतः बैन लगाया है सिंगापुर ने। ओल्ड लॉ पेनलाइज्ड रिलेशन बिटवीन गे पीपल विद जेल टाइम अप टू 2 ईयर्स। पुराने लॉ में अगर हम देखें तो गे पीपल पे अगर उनके साथ रिलेशंस रखते हैं तो उस पर 2 साल तक की कैद का भी प्रावधान था। पाकिस्तान से न्यूज़ आ रही है कि पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ आए हैं, जनरल असीम मुनीर। ये पहले ISI के हेड हुआ करते थे, जैसे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ है इसी प्रकार से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI है। इन्होंने एज्यूम किया है चार्ज एज द पाकिस्तान आर्मी चीफ एट अ टाइम जबकि कैश स्ट्रैप्ड कंट्री यानी कि बहुत ज़्यादा दिक्कतों से जूझ रहा है इस टाइम पे पाकिस्तान, वो मिडल में है पॉलिटिकल स्लग फेस्ट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड अपोजिशन लीडर इमरान खान। जनरल मुनीर ने रिप्लेस किया है जनरल कमर जावेद बाजवा को, जिन्होंने रिटायर हो गए हैं आफ्टर सर्विंग 2 consecutive 3 year टर्म्स, यानी कि 6 साल की सर्विस के बाद वो रिटायर हो गए हैं और उनकी जगह जनरल आसिम मुनीर ने ली है। ये नाम आपको ध्यान होना चाहिए, सवाल पूछा जा सकता है इसमें। नेक्स्ट आता है जियांग जेमिन, जो कि अपने आप में चाइना के इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार थे। चाइना में जो इतनी ज़्यादा आर्थिक वृद्धि होती है उसके पीछे जो ब्रेन था वो जियांग जेमिन का था, वो पास अवे हो गए हैं, उनकी मृत्यु हो गई है। फॉर्मर चाइनीज़ लीडर जियांग जेमिन, जिन्होंने चाइना को ड्यूरिंग अ डेकेड ऑफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी इकोनॉमिक ग्रोथ के दौरान उन्होंने उस पर काम किया, पास्ड अवे इन शंघाई एज्ड 96। मिस्टर जियांग्स डेथ कम्स एट एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी टाइम फॉर चाइनीज़ पॉलिटिक्स एंड डे आफ्टर प्रोटेस्ट इन मैनी चाइनीज सिटीज़ ऑन अ स्केल नॉट सीन सिंस 1989, जो तियानमेन का स्क्वायर का एक हत्याकांड हुआ था। अ ईयर व्हेन द डेथ ऑफ अ प्रो रिफॉर्म लीडर हु याओबांग कैटलाइज्ड अ प्रो डेमोक्रेसी स्टूडेंट मूवमेंट। कई सारे लोगों के लिए चाइना में अगर हम देखें 2002 तक अंडर मिस्टर जियांग एंड फॉर्मर प्रीमियर जू रोंगजी इज स्टिल रिमेंबर्ड एज एन एरा ऑफ रिलेटिव ओपननेस एंड ऑफ अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। यानी ये कहा जाता है कि चाइना के बहुत से लोगों के लिए, अधिकांश लोगों के लिए 2002 तक जो मिस्टर जियांग थे और फॉर्मर प्रीमियर थे यानी कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट रहे जू रोंगजी, तो एक ऐसा समय याद किया जाता है कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ थी। आर्थिक अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ देखें, अवसर देखें, बहुत ज़्यादा अवसर थे उस टाइम पे चाइना के अंदर। मिस्टर जियांग टुक ओवर एमिड द केओस ऑफ 1989 एंड द ब्रूटल क्रैकडाउन ऑफ द प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट। उस टाइम पे जो लीडर थे डेंग शाओपिंग, उन्होंने बहुत बुरी तरह से उस टाइम पे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तियानमेन मैसेकर भी हुआ वहाँ पे, उस टाइम पे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को मारा गया। तो उस टाइम पे मिस्टर जियांग ने वहाँ की सत्ता संभाली, वहाँ पे एक दामोदार संभाला अगर उस टाइम पे कहें चाइना को इकोनॉमिकली डेवलप करने का। मिस्टर जियांग्स बिगेस्ट लेगेसी विल बी हिज शेप हर्डिंग ऑफ चाइनाज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ, कि चाइना की यानी कि जो चाइना के आर्थिक सुधार थे और विकास थी उसको आगे बढ़ाने का काम किया। इकोनॉमी ग्रू 5 फोल्ड, जो चाइना की अर्थव्यवस्था थी वो 5 गुना बढ़ी। 347 बिलियन हुआ करती थी 1989 में और वो 1.47 ट्रिलियन डॉलर्स हो गई 2002 में। फिर हांगकांग आ गया चाइना के पास 1997 में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चाइना एंटर किया और इसके बाद तो जियांग एरा के अंदर ये जो 2 बहुत ही महत्वपूर्ण मोमेंट्स थे, इसके बाद कभी भी चाइना ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और आज भी चाइना बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। नेक्स्ट आता है इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के ऊपर न्यूज़ आ रही है कि जो एंटायर सेटअप है जो कि माउंटेन पे लगाया गया है, इसका नाम है दिक्पा रातसा। देखिए ये नाम आपको पता होना चाहिए, ये सब सवाल पूछे जा सकते हैं कि दिक्पा रातसा री, इसको माउंट सरस्वती भी कहा जा रहा है, इस पे इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी को लगाया गया है। एक मल्टी कलर डिश लगाई गई है
इज़ द मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट टेलीस्कोप। इसको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और IIA यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, इन सभी ने मिलकर बनाया है। ये जो डिश बनाई गई है 21 मीटर इसका डायमीटर है। इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड। दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट, सबसे बड़ी एक डिश है। और अकेली इतनी बड़ी डिश इतने बड़ी लोकेशन पे, इतनी ऊंचाई की लोकेशन पे लगाई गई है, ये अपने आप में पूरी दुनिया में अकेली है। इट्स गोल इज टू डिटेक्ट चेरेनकोव रेडिएशन फ्रॉम स्पेस। ये एक स्पेशल काइंड ऑफ लाइट होती है जो गामा रेज से आती है, या मोस्ट एनर्जेटिक सोर्सेज हैं रेडिएशन के, दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम डाइंग स्टार्स और सेवरल गैलेक्टिक इवेंट्स। 7 टेलीस्कोप कंटिंजेंट लगाया गया है। इसको हागर कह रहे हैं, HEGAR, यानी कि हाई एल्टीट्यूड पर लगाया गया है। गामा रे ऑल्सो लुक्स एट चेरेनकोव रेडिएशन ऑल्दो एट अ लोअर रेंज ऑफ एनर्जीज। मेटेलिक कैप्सूल हाईएस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेटरीज इज द हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप, जो कि ओल्डेस्ट है और एक्टिव है सिंस 2000 से। नए जो हमारे एयर चीफ हैं इस टाइम पे, एयर चीफ का कहना ये है कि जो इंडियन एयरफोर्स है वो एक नया वेपन सिस्टम की जो ब्रांच है उसको लाने जा रहा है। गवर्नमेंट ने एक अप्रूव कर दिया है कि एक वेपन सिस्टम ब्रांच ऑफिसर्स के लिए इंडियन एयरफोर्स के अंदर बनाया जाएगा, जिससे कि जितने भी वेपन सिस्टम के ऑपरेटर्स हैं वो एक साथ बैठा करेंगे। ये पहली बार हो रहा है आज़ादी के बाद कि नई ऑपरेशनल ब्रांच जो है क्रिएट की जा रही है इंडियन एयरफोर्स के अंदर। ये इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं, एयर चीफ मार्शल VRR चौधरी, उनका कहना है। 90वां जो एयरफोर्स डे सेलिब्रेशन है वो कहाँ पे किया गया इस बार, वो चंडीगढ़ में किया गया। नेक्स्ट युद्ध अभ्यास की बात करें तो इंडिया और US के बीच में एक डिफेंस, एक मिलिट्री अगर या आर्मी हम कहें, एक डिफेंस एक्सरसाइज है जो इंडिया और USA के बीच में हो रहा है। तो इंडियन आर्मी इज़ करेंटली एंगेज्ड इन बायलेटरल एक्सरसाइजेज विथ 5 कंट्रीज़। तो 5 देशों के साथ भारतीय आर्मी एंगेज्ड है, जिसमें से कि युद्ध अभ्यास हम इंडिया और US के बीच में हो रहा है। 18वां एडिशन हो रहा है इंडिया US का आर्मी एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास का, कहाँ पे, औली उत्तराखंड में। फिर एक एक्सरसाइज हो रही है, एक्सरसाइज हो रही है ऑस्ट्रा हिंद, ये ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में हो रही है। फिर हो रही है अग्नि वॉरियर, ये सिंगापुर के साथ हो रही है। फिर एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति, ये मलेशिया के साथ हो रही है। और उसके बाद गरुड़ शक्ति हो रही है इंडोनेशिया के साथ। और एक्सरसाइज काजिंद हो रही है कज़ाकिस्तान के साथ। तो काजिंद में कज़ाकिस्तान और इंडिया आ जाता है। नेक्स्ट आता है नीति आयोग, जिसके CEO कौन है या मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो नीति आयोग ने प्रपोज किया है कि हम इंडस्ट्रियल एमिशंस को, यानी कि इंडस्ट्री से निकलने वाला जो उत्सर्जन है उसको डीकार्बोनाइज करें, यानी उसका जो कार्बन कंटेंट है उसको कम करें। तो कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, की कार्बन को हम कैप्चर करें, कार्बन को हम पकड़ लें धुएं में से, उसको यूटिलाइज करें, स्टोर करके छोड़ दें ज़मीन के अंदर। ये एक टेक्नोलॉजी है फॉर डीकार्बोनाइजिंग एमिशंस। उन एमिशंस को, उन उत्सर्जनों को हम डीकार्बोनाइज करें फ्रॉम हाई पॉल्यूटिंग सेक्टर्स, जैसे कि स्टील, सीमेंट, ऑयल, गैस, पेट्रोकेमिकल, केमिकल, फर्टिलाइज़र। कई सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो स्टील की हो सकती हैं, अब स्टील के बाद सीमेंट की हैं, तेल की है, गैस की है, कई सारे रसायन हैं, उर्वरक हैं। कई सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में क्या निकलता है, बहुत बड़ी मात्रा में जो एमिशंस हैं वो निकलते हैं, हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। उनमें से हमें कार्बन को क्या करना है, अवशोषित करना है, ख़त्म करना है। हैज़ अ क्रिटिकल रोल टू प्ले फॉर द कंट्री टू हाफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस बाय 2050। तो हमारा 2050 तक उद्देश्य है कि हम आधा कर दें किसको, CO2 के एमिशंस को। ये एक रिपोर्ट का कहना है CCUS पे, यानी कि कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पे, जिसको प्रिपेयर किया है नीति आयोग और MN दस्तूर एंड कंपनी ने। रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया है नीति आयोग के जो इस टाइम पे वाइस चेयरमैन हैं सुमन के बेरी द्वारा। ये CEO नहीं है, सुमन वाइस चेयरमैन है। चेयरमैन कौन होते हैं नीति आयोग के, वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि क्या वो कोई अपॉइंट किए जाते हैं या कोई पॉलिटिकल पोस्ट है जो नीति आयोग का चेयरमैन होते हैं। सेट द CCUS टेक्नोलॉजी वुड हेल्प इन प्रमोटिंग द लो कार्बन हाइड्रोजन इकोनॉमी एंड इन रिमूवल ऑफ CO2 स्टॉक फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। जापान के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि डिफेंस का जो बजट है वो जापान की GDP के 2% तक पहुंच जाए 2027 तक, यानी कि जापान जो है वापस से इन्वेस्टमेंट करना जापान शुरू कर रहा है डिफेंस पे। तो जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर जो हैं इस टाइम पे फूमियो किशिदा, उन्होंने अपनी कैबिनेट से कहा है कि डिफेंस एक्सपेंडिंग जो है 2% तक बढ़ा दी जाएगी GDP के 2027 तक, जो इस टाइम पे 1% है, बहुत लंबे समय से। कतर ने बहुत लंबे समय के बाद एक बहुत बड़ी डील अनाउंस की है कि नेचुरल गैस हम जर्मनी को प्रोवाइड करेंगे 2026 से।
कतर ने अनाउंस किया है टू सेंड LPG या लिक्विफाइड नेचुरल गैस, LNG कहते हैं यहाँ पे, टू जर्मनी एज यूरोप स्क्रैम्बल्स टू फाइंड ऑल्टरनेटिव्स टू रशियन एनर्जी सोर्सेज। क्योंकि रशिया से तेल खरीदना नहीं है, नेचुरल गैस लेनी नहीं है, तो फिर कहाँ से लें, कहाँ पे जाएं। तो अब जर्मनी ने कतर के साथ एक डील साइन की है, 2 मिलियन टन गैस जो है एक साल में दी जाएगी अगले 15 सालों तक, 2026 से। 2026 में 15 साल जोड़ेंगे तो 2041 हो जाएगा, 2041 तक ये चीज़ जाती रहेंगी। रिटेल पायलट फॉर डिजिटल रुपी टू स्टार्ट December 1। तो भारत की इकोनॉमी से न्यूज़ है, भारतीय अर्थव्यवस्था से, RBI से, कि 1 दिसंबर से रिटेल पायलट लागू किया गया है डिजिटल रुपी के ऊपर। तो RBI ने अनाउंस किया है कि पहला पायलट जो है फॉर द रिटेल वर्जन ऑफ द डिजिटल रुपी। अब देखिए यहाँ पे ई के बाद जो क्वेश्चन मार्क है वो एक्चुअली में रुपये का साइन है, रुपये का साइन नहीं बना यहाँ पे, रुपये का साइन है, ई रुपये, इस तरह से आर, वुड बी इंट्रोड्यूस्ड ऑन December 1, 2022। पायलट वुड कवर सिलेक्ट लोकेशंस इन क्लोज्ड यूजर ग्रुप्स कंप्राइजिंग पार्टिसिपेटिंग कस्टमर्स एंड मर्चेंट्स। तो कुछ लोगों के ऊपर ये रिसर्च होगा, कुछ लोग ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ई रुपये वुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ डिजिटल टोकन। ये अपना में एक डिजिटल टोकन है जो अपना में एक लीगल टेंडर को शो करेगा। लीगल टेंडर वो होता है जिसको सरकार द्वारा, RBI द्वारा अधिकृत मुद्रा कही जाती है। इट वुड बी इशूड इन द सेम डिनोमिनेशंस एज पेपर करेंसी। जिस तरह से पेपर करेंसी आते हैं, सिक्के आते हैं, उसी प्रकार से ये भी आएगा। 2 रुपये का सिक्का, 1 का सिक्का, 500 का नोट, 2000 का नोट, या 100 का नोट, 200 का नोट। एंड वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड वाया बैंक्स। यूजर्स विल बी एबल टू ट्रांजैक्ट विद ER थ्रू अ डिजिटल वॉलेट ऑफर्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग बैंक। तो एक डिजिटल वॉलेट भी बनाया जाएगा इसके लिए। ट्रांजैक्शंस कैन बी बोथ पर्सन टू पर्सन एंड पर्सन टू मर्चेंट। तो ये ट्रांजैक्शंस जो है दोनों हो सकते हैं, पर्सन टू पर्सन के बीच में भी हो सकता है, पर्सन से एक व्यापारी के बीच में भी हो सकता है। QR कोड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। पहली फेज़ में SBI है, ICICI बैंक, येस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, मुंबई में, नई दिल्ली में, बेंगलोर में, भुवनेश्वर में, यहाँ पर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाएगा और यहाँ पे इस चीज़ को देखा जाएगा कि सही से काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट आता है केरला में जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कि वाइल्ड लाइफ और इंसानों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसके मिटिगेशन के लिए एक टीम सेलेक्ट की गई है वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया अवार्ड के द्वारा। एक 8 मेंबर की टीम है, चिन्नाकनाल दैट कम्स अंडर द मुन्नार फॉरेस्ट डिवीजन केरला। वो इंस्ट्रूमेंटल रही है मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के लिए और उनको रिकग्निशन भी मिला है, उन्होंने अवार्ड भी जीता है, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया अवार्ड। अब बहुत ही न्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा भारत के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इम्पॉर्टेंट है। IMF का, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कहना ये है, उसने एक वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट दी है, कहा है कि भारत के लिए कुछ चिंताजनक विषय है जिस पे भारत को कुछ सोचना होगा। तो रिसेंटली IMF ने रिलीज़ करी है अपनी लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। IMF ने प्रेडिक्ट किया है कि जो ग्लोबल ग्रोथ है वो 2.7% रहेगी अगले साल में। पूरी ग्लोबल यानी पूरे विश्व की जो ग्रोथ है वो मात्र 2.7% रहेगी। ये जुलाई के फोरकास्ट से भी, जुलाई के फोरकास्ट में 2.9% कहा गया था और अब 2.7 कर दिया गया है। मोर देन अ थर्ड ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी विल सी 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स ऑफ नेगेटिव ग्रोथ। तो 1/3 दुनिया की इकोनॉमीज अगर हम देखें, 1/3 अगर कंट्रीज़ देखें, तो उनकी जो ग्रोथ है, कंट्रीज़ की जो ग्रोथ है, GDP ग्रोथ, वो नेगेटिव में रही है। और जो 3 सबसे बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, US, यूरोपियन यूनियन, चाइना, वो भी बहुत स्लोली ग्रो कर रही हैं। IMF लेड आउट 3 मेजर इवेंट्स करंटली हिंडरिंग ग्रोथ। अब IMF ने कहा है कि 3 इवेंट्स ऐसे हैं जिनकी वजह से ग्रोथ रुक रही है, जैसे कि यूक्रेन पे हमला किया रशिया ने, कॉस्ट ऑफ लिविंग पे जो क्राइसिस आ रही हैं, और चाइना में इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है। द ग्लोबल इन्फ्लेशन विल पीक इन लेट 2022, इंक्रीजिंग फ्रॉम 4.7% इन 2021 टू 8.8%, दैट इट विल रिमेन एलिवेटेड फॉर लॉन्गर देन प्रीवियसली एक्सपेक्टेड। Food and fuel price inflation, which has typically spiked headline inflation, has now seeped through to core inflation। और अभी कोर इन्फ्लेशन में पहुंच गया। इनका ये कहना है ग्लोबल इन्फ्लेशन कहा जा रहा है विल लाइकली डिक्रीज टू 6.5% इन 2023 एंड 4.1% बाय 2024। अब देखिए ये सिर्फ एस्टिमेट्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। कहा जा रहा है कि मुद्रास्फीति दर जो भारत के हिसाब से 4% के आसपास होना चाहिए, ±2% हो सकता है इसमें, यानी कि 2% से 6% के बीच में हो सकता है। बेसिकली सरकार का या RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको महंगाई दर 4% के पास में लेके आना है। लेकिन अभी 6.5% कहा जा रहा है। ग्लोबल इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, वैश्विक अगर हम महंगाई देखें उसको देख रहे हैं कि 6.5% है 2023 में, और 2024 में इसको 4.1% तक लिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ग्राफ 1 दिखा रहा है प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन पाथ। अब देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं इसको कि इन्फ्लेशन कितना जाएगा भारत में।
ठीक है, ये दुनिया के लिए कह रहा है, फॉर द वर्ल्ड। कोर इन्फ्लेशन अगर हम देखें कि कोर इन्फ्लेशन कितना है, फिर ओवरव्यू ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक प्रोजेक्शंस, इसको देख सकते हैं कि पूरा दुनिया का आउटपुट कितना है, यूएस का, चाइना का और ये भारत का। ये पीडीएफ में गिवन है, आप इसको पीडीएफ को देख सकते हैं और आराम से इसको पढ़ भी सकते हैं एक बार। डाउन साइड रिस्क क्या है इस प्रोजेक्शन में अगर हम देखें तो पहला रिस्क तो ये है कि पॉलिसी मिसकैलिब्रेट कर सकती है, यानी कि जोखिम हो सकता है नीतिगत, जो पहला जोखिम तो ये है कि नीतिगत गड़बड़ी हो सकती है इसके अंदर। ये दूसरा है कि फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी जो है शुड नॉट रन अगेंस्ट ईच अदर। जो फिस्कल पॉलिसी जो सरकार लेके आती है, मॉनेटरी पॉलिसी जो किसी भी देश का सरकारी बैंक या जो केंद्रीय बैंक है वो लेके आता है, उनके बीच में समन्वय ना हो, उनके बीच में दिक्कत आ जाए। दूसरा जो एक और बड़ा कारण है वो ये है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है या नहीं है, एंड इट्स इंटरप्ले विद अ स्ट्रॉन्गर यूएस डॉलर। फिर शार्प रिवीजन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स विल लाइकली एक्सपोज द वीकेस्ट लिंक्स इन द ग्लोबल क्रेडिट चेन। देर आर जियोपॉलिटिकल रिस्क एसोसिएटेड विद द वॉर इन यूक्रेन। फिर एक वर्सनिंग या प्रोलॉन्गिंग ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट कैन मेक ऑल द अबव मेंशन प्रेशर्स वर्स। भारतीय सिनेरियो की अगर हम बात करें तो इंडियन सिनेरियो क्या है, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट इज़ बेटर एंड इन्फ्लेशन इज़ नॉट एज हाई। अभी हम देखें तो भारत की जीडीपी ग्रोथ ठीक है और उसमें इन्फ्लेशन का जो रेट है वो भी इतना नहीं है। इफ़ आरबीआई कट्स इट्स ग्रोथ रेट फॉरकास्ट इन अप्रैल, अगर आरबीआई जो है ग्रोथ रेट को कुछ कट करेगा अप्रैल में जो कि 7.2% थी, बाय द सेम मेजर एज IMF हैज़, इंडिया की ग्रोथ जो है 2022-23 में 5.8% मानी जाएगी। थ्रेड क्या है भारत को, हम देखें 4 सोर्सेज से भारत को थ्रेड है। तो सिंपल सी बात है, तेल का महंगा होना, क्योंकि भारत को तेल 85% तेल भारत को इंपोर्ट करना पड़ता है, दूसरे देशों से लेना पड़ता है। तो भारत को अगर तेल के दाम बढ़ते हैं तो उससे दिक्कत आएगी आएगी। फिर ग्लोबल स्लो डाउन विल हर्ट एक्सपोर्ट्स, ड्रैगिंग डाउन डोमेस्टिक ग्रोथ और वर्सनिंग ट्रेड डेफिसिट। एक स्ट्रॉन्ग डॉलर जो है वो प्रेशर डालेगा रुपये पे, जैसे कि वजह से रुपये आज भी कमज़ोर होता जा रहा है। गिवन द लो डिमांड अमंग मोस्ट इंडियंस, गवर्नमेंट माइट बी फोर्स्ड to spend more towards providing basic relief in the form of food and fertilizer subsidies. This will worsen the government's financial health. वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की बात करें तो ये एक सर्वे है किसके द्वारा, IMF के द्वारा। बस आपको इतना बताना चाहिए कि IMF के द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट इज पब्लिश्ड इन जनवरी एंड जुलाई, जनवरी में आती है, जुलाई में आती है, बिटवीन द टू मेन WEO पब्लिकेशंस जो रिलीज़ की जाती हैं अप्रैल और अक्टूबर में। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है ये एनालाइज करना, यानी कि निकट और मध्यम अवधि के दौरान वैश्विक आर्थिक विकास का विश्लेषण और भविष्यवाणी करना, ये इसका उद्देश्य है। तो इसके साथ ये करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं गाइस। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका फीडबैक है, सेशन है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, बाय बाय।